नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट टीवी पर। सभी दर्शकों का तहे दिल से वेलकम। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आप सभी दर्शकों की कुशलता की कामना और अच्छी सेहत की दुआ के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक। जंतर मंतर पर चल रही है महिला पहलवानों और लगभग सभी पहलवानों के सम्मान की लड़ाई। भारत में जहां बीजेपी ने अपने नेतृत्व में देश की बेटियों को पढ़ने और आगे बढ़ने का नारा दिया था, आज इस नारे का आधार बिखरता नजर आ रहा है। 2 दिन हो गए हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर हमारी बेटियों के बैठे हुए। ये बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। राष्ट्रीय राजधानी में इंसाफ मांग रही हैं, लेकिन सरकार के साथ करीब सुबह भी 1 घंटे की बैठक हुई, कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका। फिर देर रात को भी अनुराग ठाकुर खेल मंत्री उनके साथ भी बैठक हुई, लेकिन क्या हुआ इस बैठक में ये भी नहीं सामने आ सका है। हालांकि सुबह की बैठक के बाद विनेश फोगट ने कहा है कि हमारा एक एक दिन कीमती है, लेकिन हमें अपने सम्मान की लड़ाई में ये बताने पर मजबूर नहीं किया जाए कि भारतीय कुश्ती संघ में आपकी बेटियों के साथ क्या क्या हुआ है। आइए, जो पहली बैठक थी गुरुवार की खेल मंत्रालय के साथ पहलवानों की, उसके बाद विनेश फोगट ने जो बातें मीडिया के सामने रखी हैं, उसके कुछ अंश हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आप भी देखिए। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि आप सबको पता है कि हम खिलाड़ियों के लिए एक एक दिन 100 साल के बराबर होता है। आज दूसरा दिन भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोले या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। क्योंकि जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आज कल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। सर, आपके सवालों का भी मैं जवाब देती हूँ। पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपके बैठक का भी बताएंगे, आपको कमरे का भी बताएंगे। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगे कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। लेकिन हम वही फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। तो इतना मजबूर ना किया जाए कि काला दिन देखना पड़े देश की महिला पहलवानों को। कुश्ती के लिए काला दिन होगा। विनेश फोगट ने कहा है कि वो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि सबूतों के साथ कई महिला पहलवान सामने आई हैं। न्याय की लड़ाई के लिए वो आखिरी दिन तक डटी रहेंगी, मजबूती के साथ टिकी रहेंगी। गुरुवार को भी पहलवानों के धरना प्रदर्शन में सैकड़ों रेसलर्स ने हिस्सा लिया है। इनमें 36 साल ट्रेनी से लेकर टोक्यो ओलंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट रेसलर रवि दहिया भी शामिल थे। टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट और जूनियर वर्ल्ड मेडलिस्ट दीपक पुनिया और अंशु मलिक भी प्रदर्शन में मौजूद दिखाई दिए। कुल मिलाकर ये लड़ाई पूरे पहलवान जगत के लिए, खिलाड़ियों के लिए और सरकार के बीच की एक बड़ी लड़ाई में तब्दील होती नजर आ रही है। इतने बड़े पैमाने पर विरोध, लेकिन सत्ता पक्ष के बेटियों के हितैषी खामोश क्यों बने हुए हैं? ऐसा क्यों है? क्या देश में बेटियों को आज भी खिलाड़ी होने, पढ़ने या किसी क्षेत्र में सम्मान के साथ काम करने का माहौल सरकार नहीं दे सकी है? क्या कांग्रेस की तरह बीजेपी भी इस सम्मान की लड़ाई में झूठी साबित हो रही है? इस विषय पर हमारे साथ आज पैनल पर मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
वेद प्रकाश विद्रोही, हमने लगातार कोशिश की कि बीजेपी से भी कोई प्रतिनिधि इस मसले पर आकर बातचीत में शामिल हो और अपना पक्ष रखे, लेकिन बीजेपी से सभी नेताओं को यह मना कर दिया गया था कि आप किसी भी मीडिया चैनल पर आप बातचीत में हिस्सा नहीं लीजिएगा, चर्चा में शामिल नहीं होइएगा, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है। ये कहकर मैंने जो कोशिश की थी, जो बीजेपी के प्रतिनिधि वो शामिल होने के लिए तैयार भी हो गए थे, वो भी मुकर गए हैं। तो साफ है कि इस मसले पर बीजेपी के नेता नहीं चाहते हैं कि मीडिया के सामने कोई भी बात रखी जाए, क्योंकि वो मानते हैं कि बात कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गंभीर है। लेकिन जब बात इतनी गंभीर है, आप मानते हैं, तो क्यों भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं? सबसे बड़ा आरोप यौन शोषण का, और एक दो नहीं 10-20 बेटियों के साथ। इसके बावजूद अपने पद पर बने रहने की एक जो नैतिकता है, उन्हें क्यों नहीं इसके बारे में कोई विचार उन्होंने किया है, या फिर उनसे क्यों नहीं कहा गया है? बहुत सारे सवाल हैं इस मसले पर। हमारे साथ पैनल पर जो मौजूद है वेद प्रकाश विद्रोही, कांग्रेस के नेता। आइए पहले उनका स्वागत करते हैं और दर्शकों से भी अनुरोध करते हैं कि इस मसले पर देश में जो हो रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर जो हो रहा है, आपका क्या कहना, आपका क्या सवाल है, या फिर कोई विचार है, राय है सरकार को लेकर? तो कृपया आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप कृपया उन पर संपर्क करें और अपनी बात शो के दौरान जरूर उठाएं, क्योंकि आपकी भागीदारी के बिना ये जो बातचीत है वो सार्थक नहीं हो सकती है। वेद प्रकाश विद्रोही जी का हम स्वागत करना चाहेंगे। विद्रोही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक पर। नमस्कार। विद्रोही जी, गुरुवार के दिन भी पूरा दिन देश की बेटियां जो कि मेडल लाती हैं, और लगभग सभी जगहों पे ये कहा गया है कि जब भी मेडल लेकर आते हैं ये खिलाड़ी, तो प्रधानमंत्री सिर्फ एक चंद मिनटों में ही उनके सामने होते हैं, उनसे बातचीत की जाती है, और देश का लगभग हर मीडिया चैनल, हर अखबार इसे प्रमुखता से छापता है, दिखाता है, घंटों तक प्रसारण होता है, इतना इजी एक्सेस हो जाता है खिलाड़ियों के लिए। लेकिन जब गंभीर मुश्किल घड़ी, तब प्रधानमंत्री का एक्सेस इतना मुश्किल, खास करके उनकी मांग जो उनके साथ जो बैठकें हो रही हैं उसमें उनके सामने इतनी मुश्किल। आखिर किस तरह से बेटियों को सम्मान देने की बात या फिर दावा ही बीजेपी करती है? सबसे पहले तो मैं वेद प्रकाश जी ये समझना चाहूंगी कि गुरुवार को सुबह खेल सचिव के साथ बात हुई, उसके बाद फिर देर रात को अनुराग ठाकुर के साथ भी बात हुई, तो एक दिन में 2 कोशिशें सरकार की तरफ से की गई, लेकिन आखिर इतनी क्या गंभीर मांग ली कि अध्यक्ष को अपने पद से हटाया जाए? और ये इतना पेचीदा तो नहीं था कि उनको अपने पद से हटाया नहीं जा सकता? वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आपसे चाहती हूं कि आप प्रतिक्रिया दें, पार्टी की लाइन से हटकर। जी नेहा जी, ऐसे मामलों में ना तो मैं कभी राजनीति करता जी, और ना राजनीति का आधार पर प्रतिक्रिया देता जी, और न ये राजनीतिक मुद्दा है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पहले ही सचेत किया। जी, पहले मेरा आपको और आपके स्टेट टॉक के दर्शकों को नमस्कार। जी, नेहा जी, इस सारे घटना चक्र से बीजेपी का चाल चरित्र एक बार फिर बेनकाब हो गया। और ये काला दिन तो है भारत के खेल दिवस के लिए। बेटियां जब आरोप लगाएंगी, नाम लेकर सामने आएंगी, वो तो महाकाला दिन होगा। काला दिन तो उसी समय शुरू हो गया था जब हमारी बेटियों को, हमारे खिलाड़ियों को, जो देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, अपने आत्म रक्षा के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपनी गरिमा की रक्षा के लिए दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। उनके जंतर मंतर पर बैठना ही सबके लिए काला दिन और शर्मनाक स्थिति है जी। और ये भी नहीं है कि भाई वो अचानक बैठ गई हो। अगर आपने उनकी बात कल से ध्यानपूर्वक सुनी हो तो वो कह रही है हमने पीएमओ को भी अवगत करवाया, खेल मंत्रालय को भी अवगत कराया, पर हमारी बात कहीं सुनी नहीं जा रही जी। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि वे सुनी क्यों नहीं जा रही। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने 8 साल पहले हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, तो मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का तो उस समय भी मानना ये था कि ये जुमला है, लोगों को ठगने का एक नौटंकी है। उसका कारण क्या है? स्वयं प्रधानमंत्री जी का चाल चरित्र क्या है, स्वयं प्रधानमंत्री जी का अपनी पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार है, वो बताता है कि नारा केवल खोखला है। और विगत 8 सालों के अंदर ये बार बार साबित हुआ है।
जब जब कोई भाजपा का सांसद, भाजपा का नेता, विधायक, एमएलए, संघी नेता जब भी यौन शोषण के आरोपों में घिरता है, भाजपा सरकार तब तक कोई कार्रवाई नहीं करती जब तक कोर्ट का आदेश ना जाए। और इसके कम से कम आपको दर्जन भर से ज्यादा उदाहरण आपके सामने मौजूद है। भाजपा सरकार कितनी अनैतिक सरकार है कि स्वयं प्रधानमंत्री ने राजस्थान के निहाल सिंह को, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने बाकायदा गिरफ्तारी का, नॉन गिरफ्तारी का, वो नॉन बेलेबल वारंट जिसे बोलते हैं, वो जारी कर रखा था, और वो फिर भी मंत्री थे, सम्मन नहीं हुए, उसके पास सम्मन ही नहीं पहुंच रहे थे, कहने में मिलता नहीं। सेंगर का मामला आपके सामने है, चिन्मानंद का आपके सामने है, कर्नाटक के मामले आपके सामने है, मध्य प्रदेश के मामले आपके सामने है, हरियाणा के मामले आपके सामने जी। तो ये तो इसको आप एक आइसोलेटेड घटना के रूप में मत देखिए, ये देखिए कि जब सरकार अपने सदस्यों का मामला आता है तो उनको बचाने के लिए सत्ता दुरुपयोग की सभी हदें पार कर देती है। आपने सही कहा, पर जब ये खिलाड़ी मेडल लाते हैं तो प्रधानमंत्री जी जबरदस्ती, मैं जबरदस्ती शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री फोन करेगा या मुख्यमंत्री कोई फोन करेगा, खिलाड़ी कहां से तुरंत उठा लेगा, पहले अधिकारी मौजूद रहते हैं। वो खिलाड़ी बेचारा मेडल लेके रिंग से बाहर नहीं निकलता, उससे पहले प्रधानमंत्री का फोन उसके सामने जबरदस्ती पकड़ा दिया जाता है, बधाई दी जाती है, डायरेक्ट मीडिया पे लाइव होता है, और पता नहीं ऐसा प्रदर्शन किया जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो खिलाड़ियों के इस जीत पर पता नहीं कितने गदगद हो गए, और प्रधानमंत्री तैयार बैठे रहते हैं। अगर स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी तो आपने मेडल लिया, मुझे 2-3 मिनट बाद पता चलेगा, फिर मैं फोन करूंगा, पर यहां तो 1 सेकंड नहीं लगती। तो इसका मतलब क्या है? ये सब मीडिया फोटो इवेंट है। जो मीडिया फोटो इवेंट करने के लिए इतने उतावले रहते हैं, और उनके पास एक समय नहीं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नेक्स्ट व्यक्ति, आज प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है इन खिलाड़ियों के पास मिलने का, और उनकी समझ। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं वो सुनिए। प्रधानमंत्री जी व्यस्त व्यक्ति है, मैं मानता हूं, उनके पास राष्ट्र की जिम्मेदारी है जी, पर क्या वो 2 मिनट का फोन नहीं घुमा सकते थे खिलाड़ियों के पास कि कहते भाई तुम शांत रहो, मैं 2 दिन व्यस्त हूं या फला दिन व्यस्त हूं, मैं आता हूं, और मेरे से बैठक करने के बाद अगर आप संतुष्ट ना हो तब आप धरना प्रदर्शन करना, आप धरना प्रदर्शन उठा लो, मैं आपको न्याय दूंगा। प्रधानमंत्री को इतना ही कहने की जरूरत थी। और मैं कहता हूं यदि प्रधानमंत्री ये पहल कर देते तो एक ब्रेक ले लेते, समस्याएं खत्म हो जाती। जी बिल्कुल, देश को इतना शर्मसार नहीं होना पड़ता। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं विद्रोही जी यहाँ पर, और ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। और अपने दर्शकों से भी अनुरोध है कि कृपया स्ट्रेट टॉक से जुड़िए, और जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उन्हें डायल करिए। और इस पूरे विवाद पर अगर आपकी कोई राय है या फिर कोई सवाल आप रखना चाहते हैं तो जरूर स्ट्रेट टॉक में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो जंतर मंतर पर जो महिला सम्मान, महिला खिलाड़ियों की लड़ाई चल रही है, आखिर क्यों ये लड़ाई खिंचती नजर आ रही है? तीसरे दिन में प्रवेश कर चुकी है ये लड़ाई, लेकिन 2 दौर की जो बात सरकार के साथ रही है वो बेनतीजा साबित रही है। हालांकि रात अनुराग ठाकुर के साथ बातचीत में क्या निकलकर सामने आया है ये अभी तक मीडिया के सामने जानकारी नहीं दी गई है। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही बने हुए हैं, आइए उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। विद्रोही जी, इन खिलाड़ियों ने साफ कहा है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, जब तक अध्यक्ष की कुर्सी से बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा नहीं दे देते, वो प्रैक्टिस में वापस नहीं जाएंगे, अपने एरिना में वापस नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देश को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे खिलाड़ी जो कि ओलंपिक्स की तैयारी में लगे रहते हैं और विभिन्न टूर्नामेंट की तैयारी में लगे रहते हैं, अगर वो इस तरह से लड़ाई करेंगे तो देश को एक बड़ा नुकसान है। हर खिलाड़ी का एक एक दिन बहुत कीमती होता है, विनेश फोगट ने ये कहा है। ऐसे में खेल के बढ़ावे की बात भी सरकार करती है, लेकिन वहीं घूम फिर कर बात आ जाती है कि नुकसान देश को हो रहा है, लेकिन इसकी परवाह कौन कर रहा है? क्या राजनीति ही सर्वोपरि है मौजूदा भारत में? नहीं होती तो कल तक जो WFI के अध्यक्ष जी कह रहे थे, भाजपा सांसद बृजभूषण शरण जी, कि 90 से 97% मेरे खिलाड़ी मेरे साथ हैं, पहलवान। पर आप खुद देख रहे हैं जितने भी ओलंपियंस हैं, ओलंपिक पदक विजेता है, वो तो सब जनता पर बैठे हैं जी। इसका मतलब
क्या है कि जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाना है वो सभी इस बात से सहमत है, तभी तो वो बैठे हैं। और सरकार इतनी गंभीर है, ये आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ये खिलाड़ियों का मामला नहीं होता ना, और पूरी दुनिया के अंदर भारत की इस समय जो थू हो रही है उसका खतरा नहीं होता तो ये बात भी नहीं करते। ये इसलिए बात कर रहे हैं, ये केवल भारत का मुद्दा नहीं है जी। ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है कि भारत के अंदर खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, महिला खिलाड़ियों का कैसे यौन शोषण होता है। और सरकार की गंभीरता तो आपको दो ही बातों से पता चलती है। छोड़िए खेल मंत्री की बात, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं एक नागरिक के नाते। हमारी जो महिला बाल कल्याण मंत्री जी हैं उनकी क्या भूमिका होती है, हमारी जो एनसीडब्ल्यू है उनकी क्या भूमिका है। ये दो संस्थाएं तो केवल महिलाओं के लिए हैं, इनको तो काम ही नहीं होता। इनका तो एकमात्र यही काम होता है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करें, महिलाओं को हो रहे शोषण और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। हमारी एनसीडब्ल्यू भी खामोश है और हमारी बाल कल्याण मंत्री जी, महिला बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी, राहुल गांधी ने विवेकानंद फाउंडेशन पर माला चढ़ाई ना चढ़ाई, वहां कन्याकुमारी पर इस पर तो ट्वीट करती हैं। उन्होंने क्या पहन रखी है नहीं पहन रखी है, उसके जूते भारत यात्रा में क्या है वो मुझे याद है स्मृति ईरानी अपनी बेटी पर जब कांग्रेस के नेता ने टिप्पणी की थी तो कितना चीख कर मीडिया के सामने उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा था जी कि जब मैं राहुल गांधी से अब उसी पर आ रहा था कि जब सिल्ली बार का मामला हुआ जो सही था, जो डॉक्यूमेंटेड था, कितने रोड़े मचाए। उनकी केवल इतना ही तो कहा था उसकी बेटी बार चला रही है और तो कोई, और बार का लाइसेंस गैर कानूनी है, कोई उसकी अस्मिता पर हमला नहीं था, कोई उस पर यौन शोषण का हमला नहीं था, कोई उसके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा था, एक कानूनी मुद्दा था। और वो कानूनी मुद्दा बाकायदा आरटीआई से निकला था। उसके लिए तो कितनी चिट्ठी चिल्लाई, कोर्ट में पहुंच गई, कोर्ट ने स्टे भी दे दिया और वो स्टे देकर कहा भाई इसके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, इसके खिलाफ कोई लिखेगा नहीं। ये क्या सत्ता का दुरुपयोग है, और आज तक उसकी जांच नहीं हुई। और जब महिलाओं का मामला आया, 2 दिन से ये महिलाएं बैठी हैं, हमारी कोई साधारण महिलाएं नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिलाएं जो भारत का एक किस्म से राजदूत है भारत की महिला सशक्तिकरण के प्रतीक है। हम इन्हीं महिलाओं की फोटो लेकर आगे ले जाकर तो दुनिया में दावा करते हैं कि भारत में देखो कितनी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, कितना महिलाओं का सम्मान हो रहा है, हमारी महिलाओं को हमने अपने लोकतंत्र के अंदर कितने अधिकार और सशक्तिकरण किया है। इन्हीं महिलाओं की फोटो लेकर तो हम पूरी दुनिया पे ढिंढोरा पीटते हैं। और उन महिलाओं का यौन शोषण का मामला और हमारी महिला बाल कल्याण मंत्री कहां है पता नहीं। ये तो जो मंत्री अपने काम से नदारद हैं, जो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से नदारद हैं। मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री मैं मान लेता हूं कि व्यस्त होते हैं, उनके पास और भी काम होते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर का काम पूरे स्पोर्ट्स का ही नहीं विद्रोही जी, प्रधानमंत्री व्यस्त होते हैं, लेकिन यही खिलाड़ी जब मेडल लाते हैं तो प्रधानमंत्री अपनी व्यस्तता को छोड़कर युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आगे आते हैं। वो तो नियाजी मैंने आपने पिछले वक्तों में कहा था ब्रेक से पहले कि किस तरह फोटो मीडिया इवेंट कर जुमले उछाल कर लोगों को ठगते हैं और रिंग से नहीं निकलते, उससे पहले बधाई संदेश पहुंचाने के लिए अधिकारियों के फोन कान में पकड़ा दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री से बात करो। ये सारी बातें बताती हैं कि ये कतई भी महिलाओं के अधिकारों के प्रति, महिलाओं के सम्मान गरिमा के प्रति गंभीर नहीं है। मैं जो इतनी बातें कर रहा हूं, यहाँ कम से कम गंभीरता की कमी बहुत दिख रही है ही नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। और मेरी बात याद रखना नियाजी जी, जब ये तो अगर अंतरराष्ट्रीय मामला नहीं होता तो ये बात भी नहीं करते, इन बच्चियों को कोर्ट में ही जाना होता। उसका उदाहरण आपके सामने हरियाणा का है। हरियाणा का मंत्री संदीप सिंह घूम रहा है, FIR भी दर्ज है, और उससे कैसी जांच हो रही है आपको पता है अच्छी तरह से। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर मैं मनोहर लाल खट्टर की बात भी जोड़ना चाहूंगी कि वो एक दिन पहले ही अपने मंत्री को बचा रहे थे, और जब ये सामने आ गया कि हरियाणा की तो लगभग सभी जो बेटियां हैं जो कि कुश्ती में नाम रोशन कर चुकी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं यौन शोषण का शिकार होना पड़ रहा है, या फिर अगर जो यौन शोषण का शिकार नहीं हुए तो उन्हें मानसिक तौर पर तनाव या फिर इतनी ज्यादा यातनाएं दी जाती हैं कि उनका हौसला टूट रहा है। तो ये हौसला भी नहीं मिल रहा है, ना ही सरकार की तरफ से
से, ना ही खेल से जुड़े अधिकारियों की तरफ से। अब मनोहर लाल खट्टर ने कम से कम अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा है कि मनोबल नहीं टूटने देंगे देश की बेटियों का। तो क्या आपको लग रहा है कि मनोहर लाल जो है वो अपनी गलती का एहसास कर चुके हैं? नहीं 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 नेहा जी, कोई गलती नहीं, ये वोट बैंक की राजनीति है, आप समझिए बात को जी। जितने भी खिलाड़ी कुश्ती के हैं उसमें 99% मेडलिस्ट हरियाणा के हैं, सारे हरियाणा के हैं जी। कोई एक मुश्किल से 1% मेडलिस्ट हैं जो देश के दूसरे हिस्से के हैं। तो उनके लिए वो गांव में घुस नहीं पाएंगे अगर इन महिलाओं का, वो शिक्षा डागर का तो एक महिला का मामला था और वो इतनी प्रसिद्ध महिला भी नहीं थी, वो तो एक नेशनल लेवल की खिलाड़ी थी और ये मेडलिस्ट है ओलंपियन। अगर इस पर वो स्टैंड लेते, ब्रजभूषण का पक्ष लेते, तो मुख्यमंत्री की हालत ये हो जाती, वो गांव में घुस नहीं पाते। तो वो उनकी राजनीतिक मजबूरी है। अगर वो महिलाओं के मनोबल तोड़ने की बात के पक्षधर नहीं होते कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, तो संदीप सिंह पर भी वही यार्डस्टिक अपनाते जो वो अब पहलवानों के प्रति कह रहे हैं। वो मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं केवल। जी, और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं विद्रोही जी, और ब्रेक से जब लौटेंगे तो आपसे समझेंगे कि क्या देश में जो खेलों की संस्थाएं हैं या फिर संघ है उन पर राजनीतिक कंट्रोल जो है, ये सही वक्त है कि अब इससे जुड़ा कुछ एक बड़ा फैसला सरकार ले कि कोई भी राजनेता या फिर राजनीतिक नियंत्रण इस तरह की संस्थाओं पर ना हो, खिलाड़ियों की भागीदारी इन संस्थानों में जो है बढ़नी चाहिए, उनका भी एक जो एक समिति हो या फिर जो भी कानूनी यहाँ पर तरीका है वो अपनाकर इन संस्थाओं को कम से कम एक राजनीतिक नियंत्रण से बाहर निकालने का सही और बहुत ही इस वक्त सही समय आ चुका है। तो इस पर समझेंगे आपसे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की बेटी को आखिर क्यों सम्मान की लड़ाई में इतना संघर्ष करना पड़ता है। यौन शोषण की बात है, कम से कम 10 से 12 लड़कियां अगर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, तो आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, या फिर लंबे समय से शिकायत हो रही थी तो उस पर गौर क्यों नहीं किया गया? क्यों देश की बेटियों को, देश के सम्मान को आज जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है? जनवरी का महीना और इतनी ठिठुरती ठंड में ये महिला पहलवान और उनका समर्थन देने वाले भी पहलवान यहाँ पर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए। वो अपनी प्रैक्टिस को छोड़कर यहाँ पर धरने पर बैठने पर मजबूर हो गए। आखिर क्यों खेलों से जुड़ी तमाम जो संस्थाएं हैं इन पर राजनीतिक कंट्रोल भी रहता है और कहीं ना कहीं इससे भी एक भ्रष्टाचार और यहाँ पर यातनाएं, शोषण का यहाँ पर एक बड़ा माहौल जरूर यहाँ पर बन जाता है। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही बने हुए। विद्रोही जी, भारत में खेलों की जो तमाम संस्थाएं हैं वहां पर राजनेता और इनका अधिकार, इनका नियंत्रण हमेशा दिखता है और कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो जाती है कि राजनीति का अड्डा भी बन जाती है ये संस्थाएं, और यहाँ पर यातनाओं और शोषण जो होता है इस पर एक्शन लेना भी दूभर हो जाता है। ये हाईकोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया था कि कम से कम 25% जो है खिलाड़ियों की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन कानून के अनुसार भी नहीं चलती हैं ये संस्थाएं। विद्रोही जी। नेहा जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, शायद आपको याद हो, कांग्रेस यूपीए शासन के अंदर जब भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी, जो कांग्रेस के सांसद भी थे जी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तब कांग्रेस ने उनको न केवल अध्यक्ष पद से हटवाया था, पार्टी से निकाला था और उनको पुणे से टिकट भी नहीं दी। कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक नुकसान भी महाराष्ट्र में हुआ था जी। उस समय ही जब जो मंत्री थे अजय माकन जी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने गाइडलाइन बनानी शुरू की थी और खेलों में सुधार की प्रक्रिया डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में अजय माकन खेल मंत्री के नेतृत्व में शुरू हुई थी। अब जो सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ये गाइडलाइन भी सुप्रीम कोर्ट की थी, 25% खिलाड़ी हो, 75 साल से ज्यादा उम्र के ना हो और इतने टर्म से ज्यादा कब्जा ना हो। जब ये शुरुआत हुई, कांग्रेस की सरकार चली गई, मोदी जी की सरकार आ गई। वो जो सुधार की प्रक्रिया खेलों के अंदर स्टार्ट हुई थी सुरेश कलमाड़ी को लेकर, वो वही की वही आज खड़ी है। अब ये जो आज ब्रजभूषण शरण जी को लीजिए, इनके ऊपर हत्या के केस दर्ज हैं, छेड़छाड़ के केस दर्ज हैं, बाहुबली हैं, गुंडे हैं।
लेकिन मैं कहीं ना कहीं देख रही थी कि दाऊद गैंग से भी इनका कोई एक लिंक। जी, मैंने आपसे गुंडा कह दिया तो आप बाहुबली गुंडा कह दिया और मैंने हत्या का केस कह दिया था, समझ जाइए इससे ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता मुझे थी नहीं। उसके बाद भी ये 11 साल से कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, पहलवान नहीं है। इसी तरह सभी खेल संगठनों पर क्या तो धन्ना सेठों का कब्जा है, या राजनेताओं के पुत्रों का कब्जा है, या अधिकारियों का कब्जा है जी। और ये लोग खेल से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये खेल के नाम पर सैर सपाटे करते हैं। जितने अंतरराष्ट्रीय खेल होते हैं, खुद और अपने परिवार अपने दोस्तों को जो खेल संस्थाएं होती हैं उनके खर्चे पे ले जाते हैं, वहां अय्यासी करते हैं। और एक किस्म से भारत के खेल, मुझे माफ करना मैं बड़ा गलत शब्द प्रयोग कर रहा हूं, भारत के खेल संगठन आज अय्यासी के अड्डे और इन जो संचालकों के लिए मौज मस्ती के अड्डे बन गए। वो इर्रेस्पेक्टिवली किसी दल के हो, मुझे ए दल और बी दल की कोई तुलना नहीं करनी। और आप आश्चर्य करेंगे जो सबसे धनाढ़ जो आपका खेल संगठन है बीसीसीआई जी। पहले तो बीसीसीआई पर एक बड़ा विचित्र स्थिति थी कि सभी दलों ने मिलकर कब्जा कर रखा था, सभी दलों ने जी बांट रखा था, बांट के खाते थे। और अब क्या हो गया, अकेले मोदी जी का कब्जा है, भाजपा का कब्जा है, अध्यक्ष से लेकर और भैया सेक्रेटरी से लेकर चयन समिति से लेकर और कोषाध्यक्ष से लेकर सब भाजपा पुत्रियां भाजपा नेता हैं। अब पीटी उषा जी को, हमारी खिलाड़ी हैं, निश्चित रूप से मैं उनका सम्मान करता हूं और उन्होंने भारत का मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, बड़ी बड़ी खिलाड़ी है। पर क्या आप गंभीरता से कभी इस बात पर विचारेंगी कि पीटी उषा को खिलाड़ी के नाते इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया है या भाजपा का सदस्य के नाते? वो भाजपा में शामिल हो गई थी, भाजपा से उन्होंने केरल से चुनाव लड़ा तो उनको बना दिया जी। और यदि उनको खिलाड़ी के नाते बनाया जाता होता, तो मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, खिलाड़ी के नाते बनाया होता तो खुद वो महिला है और बहुत बड़ी खिलाड़ी है, ओलंपियन है, वो इन पहलवान महिलाओं के दर्द को समझती, वो अंदर की सारी बातें जानती हैं, वो आती बोलती कुछ कहती, पर वो तो चुप बैठी हैं। जो खेल का सबसे बड़ा संगठन है उसकी खिलाड़ी महिला है, वो अध्यक्ष है, वो चुप है। क्यों है? केवल इसलिए क्योंकि वो भाजपा के सदस्य के कोटे से बनी है। जो खिलाड़ियों के कोटे से बने हैं वो भी हमारे हरियाणा के ही हैं, यश दत्त शर्मा जी, वो भी भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में जो मेंबर बने हैं खिलाड़ियों कोटे से, 2 आदमी, वो दोनों ही भाजपा के मेंबर हैं। तो ये जो खेलों पर विशुद्ध रूप से चुनावबाज राजनीतिकों का, अधिकारियों का और धन्ना सेठों की जो तिकड़ी है, इस तिकड़ी को तोड़ने का काम ईमानदारी के साथ स्टार्ट हुआ था यूपीए सरकार के समय अजय माकन के नेतृत्व में। यदि उस काम को आगे बढ़ाया जाता तो हो सकता है ये वर्चस्व टूटता और ये तिकड़ी कमजोर होती, परंतु उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब तब हम चेतते हैं, मीडिया भी चेतता है, सब लोग चेतते हैं, 2-4 दिन हम डिबेट करते हैं, बहस करते हैं और फिर भूल जाते हैं। उसका कारण क्या है? सबके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं मैडम, माफ करना नेहा जी। ये जो जितने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, बिल्कुल बड़े बड़े जो काल राष्ट्रीय चैनल्स हैं, इनके सारों विज्ञापनों के वो राइट्स जो मिलते हैं दिखाने के, वो सारे पैसों के खेल जुड़े हुए हैं। और सारा क्रिकेट से शुरू होता है क्योंकि क्रिकेट के तो अरबों रुपए का खेल है और उस अरबों रुपए के खेल की वजह से सभी खेल संगठनों को दबाया जाता है और सभी खेल संगठनों पर इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि भाई नेताओं से मिलकर चलोगे तो अच्छी कमाई हो जाएगी और नहीं चलोगे तो नहीं होगी। इसलिए खिलाड़ी की बात नहीं की जाती। वरना हम क्या हमारे देश, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, क्या हमारे देश के अंदर भूतपूर्व खिलाड़ियों की कमी है क्या? कौन सा ऐसा खेल है जिस खेल के अंदर हमारे देश के अंदर जाने माने खिलाड़ी ना हो? बिल्कुल। क्या आधे लोगों को, ठीक है मैं मानता हूं खेल के लिए पैसा भी चाहिए जी, और पैसा जो अरेंज होता है, पैसा जो डोनेशन वगैरह लाना,
पैसों का प्रबंध करना वो खिलाड़ियों का बस की बात नहीं। मैं सहमत हूं इस बात से। तो आप आधे खिलाड़ियों को तो खेल संगठनों की जितनी भी बॉडियां हैं उनमें आप तो उनको ला सकते हैं कि वे आधा आप लोग रहेगा और आधा जो आर्थिक प्रबंध करते हैं उन लोगों को दे, क्योंकि खेल भी चलाना है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं जी। पर यहां तो उल्टा हो रहा है, खिलाड़ी बंधवा मजदूर हैं। जो खिलाड़ी खेल रहा है वो इन पदाधिकारियों का जी। कमीशन को लेकर भी इन खिलाड़ियों ने जो है आरोप लगाया है अध्यक्ष पर। मैं कह रहा हूं पैसे ले लिए जाते हैं, चयन में पैसे लिए जाते हैं। मैं वही बात तो कह रहा हूं मैडम, बिल्कुल कि बड़ी धांधली है और ये कटु सत्य है। ये कोई आश्चर्यजनक बात, महिलाओं का यौन शोषण, मुझे माफ करना मैं बड़ी कटु बात कह रहा हूं। खेल, स्कूल के खेल से लेकर राष्ट्रीय स्तर के खेल तक महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है, ये कटु सत्य है। लड़कियां कुछ तो आगे बढ़ने के कारण, कुछ दबाव के कारण, कुछ सामाजिक लाज के कारण बोलती नहीं है जी। और जो बेचारी एक आध बोलती है उस पर ही क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए जाते हैं। मैं तो इन महिलाओं का सल्यूट करता हूं कि जो इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी है वो आई, और उनके आने के बाद कम से कम ये बात आम जन को महसूस तो हुई जी कि हाँ, कि बेटियों के साथ ये तथाकथित खेल संगठन के पदाधिकारी उनका शोषण करते हैं। ये कटु सत्य है। जो दबी छिपी बात थी, जो पर्दे के पीछे बात थी, वो अब सामने आ गई है। ये बहुत बड़ी बात हुई है हिंदुस्तान के अंदर। और यदि हम इस पर नहीं चेते और इस पर चेतकर सभी दलों को, सभी संगठनों को, सभी मीडिया हाउसेस को, सभी जागरूक नागरिकों को अगर हमने पुख्ता व्यवस्था नहीं बनाई और इसको एक आइसोलेटेड केस मानकर भाई बृजभूषण को सजा देकर ही छोड़ दिया, तो मैं समझता हूं कि ये इस लड़ाई का कोई औचित्य नहीं रहेगा, औचित्य नहीं रहेगा। व्यापक खेलों के अंदर, हर खेल के अंदर मैं कह रहा हूं जी, व्यापक सुधार की प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कांग्रेस यूपीए शासन में शुरू हुई थी, अजय माकन ने जो स्टार्ट की थी, बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए थे, उन कदमों को आगे ले जाने की जरूरत है जी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं विद्रोही जी। और आपने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, ये उन गाइडलाइंस का पालन अगर नहीं हो रहा है और बेटियों का इतने व्यापक तौर पर अगर यौन शोषण हो रहा है, तो आखिर ये बेटियां किस तरह से देश का नाम रोशन कर पाएंगी? ये एक गंभीर प्रश्न सामने आ खड़ा है और देश की जनता को इस पर जरूर सोचना चाहिए कि आखिर वो किस तरह के नेताओं का चयन कर रहे हैं कि देश की बेटियों को ही खेलने का माहौल नहीं मिल रहा है और तमाम जो खेल की संस्थाएं हैं उस पर राजनीतिक कंट्रोल बना हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं आपके सामने। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भारत में खेलों की ऐसी क्यों दुर्दशा बनी हुई है कि खिलाड़ियों को मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है, यौन शोषण का सामना करना पड़ता है, और जब बात हद से आगे निकल जाती है, सब जगह शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती, जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर धरना देना पड़ता है, तो भी अब 3 दिन में, तीसरे दिन में धरना प्रदर्शन प्रवेश कर जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा है? वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास चलते हैं और उनसे एक और जो यहाँ पर मैं बात रखना चाहती हूँ कि वेद प्रकाश विद्रोही जी, सुधारों की बात तो करते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी दी है, लेकिन एक याद है मुझे कि मी टू कैंपेन भी शुरू हुआ था भारत में और कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि यौन शोषण का शिकार वो बनी थी, लेकिन व्यापक पैमाने पर जिस सुधार की हम हर बार उम्मीद लगाते हैं, वो उम्मीद बार बार समय के साथ धूमिल होती नजर आती है। कहीं ना कहीं जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं वो राजनीति में भी हैं, खेलों में भी हैं, क्योंकि कोच की तरफ से भी इन महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण होता रहा है और उन्हें कानून का कोई डर नहीं होता। ये कानून के डर के अभाव में ही इस तरह की घटनाएं और इस राष्ट्रीय स्तर पर ये घटनाएं सामने आती हैं। विद्रोही जी, देखिए नेहा जी, जब निर्भया केस हुआ था पूरी दिल्ली को झंझोड़ा था जी। बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग सामने आए जी, महिला नेत्री आई और उस समय जो महिला नेत्री लंबे चौड़े दावे कर रही थी वो आजकल बहुत सी मंत्री हैं, एमपी हैं सत्तारूढ़ दल की, और रोज बेटियों के साथ पूरे देश के अंदर
खेल ही नहीं, सभी जगह जी अत्याचार हो रहे हैं, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। जी आम घटनाएं एक अलग चीज है। ये घटनाएं न पहले रुकी थी न आज रुकेंगी और न आगे रुकेंगी। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कम हो जाएंगी जितना जी। सरकार दबाव डालेंगी, जितना कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, जितना हमारा न्याय व्यवस्था जल्दी दंडित करेगी, सुधार होगा। जी परंतु इसका दूसरा जो पहलू है, नेताओं का और अफसरों का, प्रभावशाली लोगों का जो यौन शोषण का दूसरा पहलू, वो है खतरनाक। वो सत्ता बल पर हो रहा है और उनको सत्ता संरक्षण मिलता है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती जी और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न होने की वजह से ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। और जो महिला नेत्री हैं, जो महिलाओं के सम्मान मान की बात करती हैं, जब उनको मौका मिलता है, अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाती हैं, तो वो भूल जाती हैं सारी बातों। बिल्कुल। वो अपने स्वार्थ के कारण आवाज नहीं उठाती। मैं उदाहरण खेल का ही दूंगा आपको, जो खेल का ही चल रहा है। आपको याद होगा जब पीटी उषा जी हमारी वो एथलीट थी, पता नहीं कितनी बार उन्होंने एथलेटिक एसोसिएशन पर आरोप लगाए थे जी कि मेरा दमन हो रहा है, मुझे मौका नहीं मिलता। कई तरह के आरोप वो लगाती थी। आज वो आईसीसी के अध्यक्ष हैं। जब दूसरी उनकी महिला खिलाड़ी साथी उनसे भी गंभीर आरोप लगा रही हैं, तो वो चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्योंकि मामला सत्तारूढ़ दल के सांसद से जुड़ा हुआ है और सत्तारूढ़ दल की कृपा से वो आईओसी की मेंबर बनी है, चेयरमैन बनी है, तो इसलिए कान पर रुई लगा रखी है। तो ये जो सोच है हमारी सोसाइटी की और विशेषकर भाजपा राज की, देखिए मैं कतई भी कांग्रेस का बचाव नहीं कर रहा, पर कांग्रेस के शासन के दौरान घटनाएं होती थी, चाहे आप उन्हें दिखावे में कह लो, चाहे नैतिकता से कह लो। ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से हटाया जाता था, पार्टी से हटाया जाता था, सस्पेंड भी किया जाता था, पर भाजपा राज में तो कुछ हो ही नहीं रहा। जब निर्भया केस हो रहा था, सोनिया गांधी नहीं मिली थी, जबकि हालांकि वो शाम को मिलनी थी प्रदर्शनकारियों से। दिन में कितना बवाल मचा था, कितने रोड़े हुए थे कि मिले नहीं, लोगों से अहंकार है, पर फिर भी मिली थी वो। पर आज क्या हो रहा है? आज कोई मिल ही नहीं रहा। क्या महिलाओं का शोषण हो रहा है, खिलाड़ियों का शोषण हो रहा है, हमारी आइकॉन बेटियों का शोषण हो रहा है। उसके लिए किसी नोते की जरूरत होती है सरकार को। अच्छा होता एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन खुद पहुंच जाती, अच्छा होता महिला मंत्री जो कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी खुद पहुंच जाती, कोई दूसरी महिला जैसे वृंदा कारक जी पहुंची। ठीक है, खिलाड़ियों ने उसका राजनीतिकरण करने के लिए अच्छा किया, उनको नहीं स्टेज दी, पर अगर कोई सरकार एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष जाती, महिला मंत्री जाती, अपने अधिकार के साथ, क्योंकि उनको पावर है ना, तो क्या ये खिलाड़ी उसको बात नहीं करते? पर नहीं गए। क्यों नहीं जा रहे? ये 72 घंटों का जो वक्त दे दिया गया पहले ही दिन की, 72 घंटे का आप इंतजार कीजिए, हमने उनसे जवाब मांगा है, नोटिस भेजा है उनको। ये 72 घंटों का क्या औचित्य बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है? अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप वेट कीजिए। कुछ समस्याएं कानूनी भी है जिससे मैं सहमत भी हूं। ये जितने खेल संगठन हैं, इन पर डायरेक्ट सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। आप उनको हटाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में समय लगता है, मैं मान लेता हूं, लेकिन जवाब तो आप तलब कर ही सकते हैं, आप उनको तलब तो कर ही सकते हैं। मैं आपकी बात पर ही तो आ रहा हूं। उस पर तो मैं सहमत हो सकता हूं कि भाई आपने प्रक्रिया के लिए समय दे दिया, ठीक है, पर आप एक बात भूल रहे हैं, ये खेल प्रशासक नहीं है। खेल प्रशासक के साथ आपके पार्टी का सांसद भी है जी। अगर आप खेल प्रशासक को खेल मंत्रालय के नियमों के अनुसार डायरेक्ट तुरंत जवाब नहीं मांग सकते, तो आपकी कानूनी मजबूरी में समझ सकता हूं, पर आपके सांसद के रूप में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए थी एक्शन लेने में, जवाब मांगने में। आपने प्रधानमंत्री जी या पार्टी अध्यक्ष अपने सांसद को कहते कि ये मामला खेल का नहीं है, खेल संस्था का नहीं है, ये हमारे देश की अस्मिता और गौरव का सवाल है। बिल्कुल। जब हमारी देश की मेडल लाने वाली विश्व स्तर की महिलाएं इस तरह का आरोप लगा रही हैं, तो भारत में हमारी भारत की छवि क्या होगी?
हमारे महिला सशक्तिकरण और बेटियों के आगे बढ़ाने का दावे का क्या होगा? तुरंत अपनी सफाई दीजिए, और जब तक आप सफाई नहीं देते तब तक आप अपने पद को छोड़िए या अपने कार्यभार को छोड़िए और दूसरे को दीजिए। 1 सेकंड में हो जाता फैसला। पर दिक्कत यह है कि यहां तो कोई, मैं जो बात कह रहा हूं ना, कोई दंडित करना ही नहीं चाहता, दंडित करना ही नहीं चाहता, केवल बचाना चाहते हैं। ये टाइम बाइंग का जो खेल होता है वो ये है कि भाई किस तरह दबाव में लाकर इसको बचाया जाए। अगर वो टाइम बाइंग के चक्कर में खिलाड़ी दबाव में आ जाते तो दबा लेते। पर सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई है क्योंकि ये सारे कुश्ती के खिलाड़ी जो हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर के, ये हरियाणा के हैं, ज्यादातर हरियाणा से हैं। जी, हरियाणा के 99% हरियाणा के हैं या यूपी के हैं, कुछ दिल्ली के हैं। जी जी। और इनका सामाजिक दायरा आपस में मिला हुआ है, सामाजिक जो दायरा है ना वो आपस में बड़ा मिला हुआ है, एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल। तो जब एक बेटी ने सवाल उठाया तो सारी बेटियां और सारे खिलाड़ी एकजुट हो गए, एक साथ आ गए। और एक साथ आने से सरकार जो सोचती थी कि भाई वो जो दमगज्जा जो उसने मारा था सांसद महोदय ने कि 90% मेरे साथ, हर एक लड़की से उसने बयान भी दिलवाया था, दिव्या ककराना से, जो दिल्ली की है पर खेलती यूपी की तरफ से है जी, क्योंकि यूपी के अध्यक्ष भी यही है, सर साहब भी फेडरेशन के अध्यक्ष भी है और यूपी कुश्ती संघ के भी अध्यक्ष हैं। वो दबाव उसने बयान दे दिया। अब तो 6-7 लड़कियां सामने आ गई हैं, सबूतों के साथ सामने आ गई। बात बता रहा हूं ना जी जी, कि ये जो व्यापक एकता दिखाई ना खिलाड़ियों ने, वो सरकार के गले की घंटी बन गई। अब इनके सामने ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। ये बचाना तो चाहते हैं शरण साहब को, और उसके जो यौन शोषण के जो छिट्टे हैं वो शरण तक ही सीमित नहीं रहेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं अगर इसकी व्यापक निष्पक्ष जांच, ये तो सुप्रीम कोर्ट की गलती है, मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट छोटी छोटी बातों पर संज्ञान लेता है। अब नहीं लेता, पहले लेता था, अब नहीं लेता। हमारी जो न्यायपालिका है वो अब संज्ञान नहीं लेती है। नहीं खड़ी, मैं उसी की तो बात कर रहा हूं। समाप्त करना पड़ा है, समय समाप्त हो गया है। मैं लास्ट बात कह रहा हूं नेहा जी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट रीढ़ पर नहीं खड़ा। अगर रीढ़ पर खड़ा होता और वो संज्ञान लेता तो एक शंभू शरण नहीं, बहुत से अधिकारी, बहुत से राजनेता इस यौन शोषण के अंदर बेनकाब होते, वो सब जेल में जाएंगे जी, जेल में जाते और खेलों का सुधार होता, खेलों का सुधार। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया विद्रोही जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका विद्रोही जी। आपने इस चर्चा में जो बातें रखी हैं वो बेहद ही गंभीर बातें हैं, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका लगातार जो समर्थन मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं निष्पक्ष पत्रकारिता को प्रोत्साहन मिलता है। अपना फीडबैक आप neha@justbroadcasting.com पर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ info@justbroadcasting.com पर भी फीडबैक भेज सकते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखें।